Hello everyone, I am your educator Jashan and I welcome you to Arpita Sharma classes. This lecture will be on PIB analysis. Students, you can subscribe to Arpita Sharma classes for daily The Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs for prelims preparation, strategy classes for UPSC CSE, polity classes, economics classes and much more. You can also subscribe to our Telegram channel which is Simplifying UPSC with Ease for class notes, PDFs and other notifications. Students, Arpita ma'am takes live classes on Unacademy Plus. You can use code SharmaYT10 to get 10% discount there. Now let's come to the analysis of PIB releases. First one is PM Modi to launch Garib Kalyan Rozgar Abhiyan on 20th June to boost livelihood opportunities in rural India to the returning migrant workers and rural citizens. स्टूडेंट्स क्या है, जैसे हमें पता है कि बहुत ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबर थी वो वापस चली गई है अपने होम स्टेट्स में, ठीक है। तो जो रिटर्निंग माइग्रेंट लेबर्स हैं और बाकी रूरल सिटीजन्स हैं उनके लिए ये एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को बूस्ट करने के लिए इन्होंने योजना, ये स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है। ये क्या है, ये एक मैसिव रूरल पब्लिक वर्क्स फोकस्ड कैंपेन है, ठीक है, जिसको 125 दिनों के लिए चलाया जाएगा। ये देश के 116 डिस्ट्रिक्ट्स में, 6 स्टेट्स के 116 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट की जाएगी, ठीक है। टू वर्क इन अ मिशन मोड टू हेल्प माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब जो हमारी स्टेट्स हैं जिनमें माइग्रेंट वर्कर्स, रिटर्निंग माइग्रेंट्स वर्कर्स सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ पर वो 6 स्टेट्स को चूज करके ये स्कीम चलाई गई है। 125 दिनों के लिए काम दिया जाएगा उनको, मिशन मोड पे ये स्कीम चलेगी। 116 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही है। क्या किया जाएगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान में? ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। एक तो क्या होगा, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो रूरल सिटीजन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर 50,000 करोड़ के पब्लिक वर्क्स को जनरेट करने की बात की जा रही है, ठीक है। इस स्कीम को 20 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। दिस अभियान विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम तेलिहार विलेज ऑफ बेलदौर ब्लॉक ऑफ खगोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, खगारिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। इस वर्चुअल लॉन्च में बाकी भी 5 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जितने 116 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम लॉन्च होने वाली है, तो वहाँ के जो विलेजेस हैं जहाँ पे ये स्कीम लॉन्च होगी वो भी सारे कॉमन सर्विस सेंटर्स एंड कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इस लॉन्च में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, 25 तरह के वर्क्स इन्होंने डिलिनिएट कर लिए हैं, ठीक है, जो इस स्कीम के अंदर किए जाएंगे, ठीक है। और 125 के लिए इन 25 कामों को करते हुए ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाएंगी, ठीक है। जो ये हमने देखा था कि ये 6 स्टेट्स में लॉन्च की गई है, वो 6 स्टेट्स हैं बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। ये वो वाली 6 स्टेट्स चूज की गई हैं जो कि 2/3 ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स को कवर कर रही हैं, ठीक है। और इन स्टेट्स में क्या है, 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, मतलब जिन डिस्ट्रिक्ट्स में स्टूडेंट्स ये माइग्रेंट वर्कर्स वापस गए हैं उनमें से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स वैसी हैं जो एस्पिरेशनल हैं, जो कि पहले से ही क्या थी, देश की बाकी डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा उनकी डेवलपमेंट कम थी, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एसेट्स हम जनरेट करेंगे तो वैसे ही वहाँ की डेवलपमेंट होगी। दूसरा तो जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस गए हैं और जो वहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही रही है। इस अभियान को 12 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, पंचायती राज मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज मिनिस्ट्री, माइंस, ड्रिंकिंग वाटर, टेलीकॉम एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया हैज टेकन अ मेजर डिसीजन टू फुली ओपन कोल एंड माइनिंग सेक्टर्स फॉर कंपटीशन, कैपिटल, पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है
के कोल एंड माइनिंग सेक्टर्स की 41 माइंस जो हैं हमारी, उनको ये फुली ओपन कर रहे हैं प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि ये जब कोल माइंस ओपन कर दी जाएंगी, ये कोल सेक्टर्स में रिफॉर्म लाए जाएंगे, तो ये ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया, जिसमें हमारी ट्राइबल बेल्ट भी आती है ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, तो वहाँ को, उस सारे एरिया की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा। उस एरिया को ये इंडिया का पिलर ऑफ डेवलपमेंट बना देगा। ठीक है, तो जो ये 41 माइंस ऑक्शन की जा रही हैं, इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इनकी यहाँ पे कमर्शियल माइनिंग लॉन्च की जाएगी। ठीक है, और ये कोल, इसको जो ये हो रहा है, कोल माइंस का ऑक्शन हो रहा है, ये कोल मिनिस्ट्री फिक्की के साथ मिलकर ये प्रोसेस को लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो ये जो सारा है कोल माइनिंग्स का ओपन होना कंपटीशन के लिए, पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ये स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर कैंपेन के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द सेवरल अनाउंसमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आत्मनिर्भर अभियान। प्राइम मिनिस्टर का इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि आत्मनिर्भर भारत मीन्स reducing dependency on imports, saving foreign currency on imports. ठीक है, it entails that India develop resources domestically so that current country doesn't have to rely on imports. ठीक है, और हमारे पीएम का ये कहना है कि जिन कमोडिटीज को हम आज इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम उनकी एक्सपोर्टिंग करने लग जाएं, मतलब इतना अपने आप को डेवलप कर लें, तो वही आत्मनिर्भर भारत का मतलब है। ठीक है, तो पीएम का ये कहना था कि जो ये कोल सेक्टर, कोल माइनिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, इनसे क्या होगा कि लैक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने वाली हैं यूथ के लिए। ठीक है, जो ये ऑप्शन होगा आज कमर्शियल कोल माइनिंग का, दिस इज गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, क्या होगा कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एक जो उस एरिया की पॉपुलेशन है उसको इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो कोल सेक्टर के ऐसे ओपन होने से बाकी सारे सेक्टर्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि इसमें स्टूडेंट्स, इस एरिया में हमारी ऐसी 16 ऐसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले जिनकी डेवलपमेंट बहुत कम है, पछड़ी हुई हैं, कि है उनकी डेवलपमेंट कम है, लेकिन उनके पास क्या है, ह्यूज स्टॉक ऑफ कोल है। ठीक है, इतना कोल होने के कारण हमें पता है जैसे कोल हमारे एनर्जी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी हमारा अराउंड 50% जो एनर्जी नीड्स हैं वो कोल के थ्रू हमारी पूरी हो रही हैं। ठीक है, इतना कोल का रिसोर्स होने के बाद भी उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक है, और उनको क्या करना पड़ रहा है, अपने एरिया को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो जब कमर्शियल कोल माइनिंग उनके एरिया में शुरू हो जाएगी, ठीक है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा, तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी उनके लिए। इसमें स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 50,000 करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए स्पेंड किए जाएंगे। ठीक है, तो जो ये 41 कोल माइंस ऑक्शन हो रही हैं वो छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा में है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि छत्तीसगढ़, झारखंड में कोल के रिसोर्सेज बहुत हैं, तो उसके बिना एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा में है ये सारी माइंस। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज श्री राम विलास पासवान होल्ड्स वीडियो कॉन्फ्रेंस विद फूड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स and UTs to discuss the rollout of one nation one ration card scheme in remaining 14 states. ठीक है, तो जो श्री रामविलास पासवान हैं, उन्होंने फूड डिपार्टमेंट और पीडीएस को ये निर्देश दिए हैं कि वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम को इस साल के एंड तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और जिन स्टेट्स में अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होने के अभी नहीं हुआ है पूरा काम, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। श्री पासवान का ये कहना था कि कोविड-19 के टाइम पे दिस स्कीम कैन बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स। ठीक है, जो जहाँ अलग अलग जगह पे स्ट्रैंडेड हैं, ताकि वो अपने हिस्से का जो फूड ग्रेन है वो पीडीएस शॉप से ले सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, वन नेशन वन रेशन कार्ड,
पहले हमारे पास क्या सिस्टम है कि जिस जगह का रेशन कार्ड होता है किसी पर्सन के पास, वो उसी जगह की फेयर प्राइस शॉप से अपना सामान ले सकता है, रेशन ले सकता है। ठीक है, जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2018 का 2013 का, उसमें क्या है, अराउंड 81 करोड़ इंडियन सिटीजन्स हैं जिनको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिल रहा है। ये राइस मिल रहा है 3 रुपए पर केजी में, व्हीट मिल रहा है 2 रुपए पर केजी में, और कोर्स ग्रेन्स मिल रहे हैं 1 रुपीज पर केजी। तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, ठीक है, उनके राशन कार्ड के अकॉर्डिंग उनकी एक फेयर प्राइस शॉप्स जो है, ये राशन वाली शॉप है, उनको डेजिग्नेट की जाती है, और वो क्या कर सकते हैं, उसी शॉप से जाकर अपना सामान ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिलहाल जैसे हमने डिस्कस किया कि जो रेशन कार्ड होल्डर है उसे अपना फूड ग्रेन उसे एक ही फेयर प्राइस शॉप से मिलेगा जो उसे असाइन की गई है उसकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन क्या है, अगर हम वन नेशन वन रेशन कार्ड में आ जाएंगे तो तब वो जो रेशन कार्ड होल्डर है वो पर्सन इंडिया में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से अपना डेजिग्नेटेड राशन, मतलब जितना राशन वो खरीदने का हकदार है, वो इंडिया में कहीं से भी ले सकता है। ठीक है, तो इसमें इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए, अब तो क्या है, एक फेयर प्राइस शॉप आपको डेजिग्नेटेड है, वो पर्सन भी उस बंदे को जानता होता है, रेशन कार्ड के अकॉर्डिंग वो उसको उतना अनाज दे देता है। अगर हमने पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है वन नेशन वन रेशन कार्ड के अकॉर्डिंग कि हम इंडिया में कहीं से भी जाकर अपना रेशन कार्ड दे सकें, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, जितने भी रेशन कार्ड शॉप्स होंगी उनको POS डिवाइस दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक POS डिवाइस दी जाएगी। ठीक है, तो वहां पे जो पर्सन है अपना फूड ग्रेन परचेज कर सकेगा अपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा। ठीक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा ही हमें पता लग सकेगा कि अच्छा इस पर्सन ने इतना ग्रेन ले लिया है, इसका इतना अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो अब बायोमेट्रिक ये जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किस तरीके से की जाएगी, जितने रेशन कार्ड्स हैं स्टूडेंट्स उनको सीड किया जा रहा है आधार के साथ। हमें पता है ना, आधार कार्ड में हमारा ये बायोमेट्रिक डिटेल्स होती हैं, तो आधार और रेशन कार्ड्स की सीडिंग की जा रही है। साथ में जितने फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनको EPOS मशीन्स प्रोवाइड की जा रही हैं। तो 20 इंडियन स्टेट्स ऐसी थी, 20 इंडियन स्टेट्स थी जिन्होंने ये काम अपना कर लिया था। कुछ 14 इंडियन स्टेट्स और यूटीज अभी बची हुई हैं। तो जो श्री पासवान हैं उन्होंने उनको अपना प्रोसेस एक्सपीडिएट करने को कहा है ताकि उनमें भी वन नेशन वन रेशन कार्ड जल्दी से इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, कैसे हम अपना रेशन कार्ड इंडिया में कहीं भी यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो जो रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी है स्टूडेंट्स, इसको इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी मतलब सपोज आप बिहार में किसी एक डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं और अपने उसी स्टेट बिहार में किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट की फेयर प्राइस शॉप से अपना सामान लेना है, तो वो हो जाएगा इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट अपनी स्टेट के अंदर ही अंदर पोर्टेबिलिटी तो ये अलाउ करता ही है, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी भी अलाउ करता है। जैसे कोई पर्सन बिहार को बिलोंग करता है और फिलहाल वो मुंबई में जॉब कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, तो वो जो उसको डेजिग्नेटेड रेशन होगा वो दूसरी स्टेट में मुंबई से भी ले सकेगा, तो इसको हम बोलेंगे महाराष्ट्र से ले सकेगा, इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी। ठीक है, तो इंटर स्टेट दो स्टेट्स के बीच आपने जब अपना रेशन कार्ड यूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसका नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, IMPDS पोर्टल बनाया गया है उसके लिए। ठीक है, www.impds.nic.in। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपना फूड ग्रेन्स बाय कर सकेंगे किसी भी फेयर प्राइस शॉप से पूरे कंट्री में कहीं भी। और अगर आपने इंट्रा स्टेट अपनी स्टेट के अंदर ही लेकिन किसी और डिस्ट्रिक्ट में या किसी और फेयर प्राइस शॉप से अपना सामान लेना है, तो उसके लिए जो पोर्टल है उसका नाम है अन्नवितरण.nic.in। ठीक है, आपने याद रखना है, इंटर स्टेट के लिए क्या है, अन्नवितरण। ठीक है, इंट्रा स्टेट की अपनी स्टेट के अंदर अंदर, इंट्रा स्टेट के लिए है अन्नवितरण, लेकिन अगर दो स्टेट्स के बीच में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वो है IMPDS। ठीक है,
जो अन्ना वितरण है अपनी स्टेट के अंदर ही, उसमें क्या है कि एक माइग्रेंट वर्कर और उसकी फैमिली जो है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के बाहर पीडीएस के बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, लेटर सपोज के एक पर्सन है, उसकी फैमिली एक डिस्ट्रिक्ट में स्टे कर रही है, लेकिन वो अपना काम ढूंढने के चक्कर में, एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में सेम स्टेट में किसी और दूसरी डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ है। देखो इस केस में क्या है, स्टेट सेम है, तो कौन सा पोर्टल यूज होगा, annavitraN.nic.in। लेकिन उसने अन्ना वितरण की हेल्प से एक जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहां पे उसने अपने हिस्से का फूड ग्रेन ले लिया, तो जो बाकी बची हुई फैमिली है वो क्या करेगी, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाकी का राशन ले सकेगी। ठीक है, पर्सन कैन बाय हर शेयर ऑफ फूड ग्रेन्स एज पर हर एंटाइटलमेंट अंडर NFSA wherever she is based, and rest of her family can purchase subsidized food grains from their ration dealer back home। ठीक है, फैमिली जहाँ पे स्टे करती है वहां पे से ले सकेगी। अगर कोई पर्सन दूर जॉब कर रहा है तो वो अपनी जॉब वाली जगह से ले सकेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, माइग्रेंट वर्कर्स और उनकी फैमिली पीडीएस के बेनिफिट्स एसेस कर सकेंगे किसी भी फेयर प्राइस शॉप से पूरे इंडिया में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है स्टूडेंट्स, वो है स्कीम फॉर माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च्ड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च की है। ठीक है, ये एक और स्टेप है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। ठीक है, इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि जो मोहुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और सिडबी के बीच एक MOU साइन किया गया है। तो उसमें क्या है, जो सिडबी है, ठीक है, उसको स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसको इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाया गया है ये इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए। जो माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी की स्कीम है ना, उसको लॉन्च करने के लिए। इस स्कीम का नाम है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं PM स्वनिधि। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये एक तरीके की क्या है, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी स्ट्रीट वेंडर्स को। जैसे हमें पता है ये कोरोना के कारण क्या है, जो छोटे बिजनेस वाले थे खासकर स्ट्रीट वेंडर्स, उनको बहुत उनकी एम्प्लॉयमेंट पे ये उनको मतलब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है सिडबी। ठीक है, तो जो सिडबी है वो क्या करेगी, इसमें माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी दी जानी है स्टूडेंट्स स्ट्रीट वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, जैसे कोई सब्जी बेचता है, कोई फ्रूट्स बेच रहा है, उनको हम माइक्रो क्रेडिट देंगे। क्रेडिट कौन प्रोवाइड करेगा, क्रेडिट तो बैंक्स ही प्रोवाइड करती है ना, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स या RRBs, ये सारे उनको क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। तो सिडबी ने क्या करना है, सिडबी ने बैंक्स के थ्रू ये स्कीम इम्प्लीमेंट करवानी है। फर्स्ट काम उसका ये है। दूसरा क्या है, जो सिडबी है वो क्रेडिट गारंटी को मैनेज करेगी। ठीक है, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन क्या होगा, बैंक होगा। जैसे लेट्स सपोज SBI के द्वारा किसी फ्रूट बेचने वाले को ये PM स्वनिधि के अंडर कुछ पैसे दिए गए। ठीक है, तो इसमें सिडबी ने क्या करना है, सिडबी क्रेडिट गारंटी देगी, उस बैंक की ब्रांच को क्रेडिट गारंटी देगी सिडबी। किसके थ्रू देगी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। स्टूडेंट्स ये एक क्या है, एक फंड ट्रस्ट है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज का, CGTMSE। ये जो हमारे पहले ये जनधन के अंदर माइक्रो ये शिशु लोन वगैरह थे ना, शिशु तरुण लोन, तो उसके अंदर भी जो क्रेडिट गारंटी थी वो CGTMSE प्रोवाइड कर रही थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्रेडिट गारंटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अब क्या है कि बैंक्स के पास NPA की प्रॉब्लम पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट जब नई स्कीम्स लॉन्च करती है, जैसे जब जनधन लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन्स देने का काम लॉन्च हुआ था, मुद्रा लोन्स का काम लॉन्च हुआ था। ठीक है, और अब क्या लॉन्च हो रहा है, PM स्वनिधि। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, बैंक्स को कहती है कि आप ये छोटे बिजनेस वालों को या इस केस में स्ट्रीट वेंडर्स को आप लोन दो। ठीक है, तो लेकिन अगर बैंक्स बहुत ज़्यादा लोन दे देती हैं, लेकिन अगर उनके लोन्स वापस नहीं आते तो इससे क्या होगा, उनके NPA में वृद्धि होगी ना। तो बैंक्स को भी तो कुछ गारंटी चाहिए। तो ये एक तरह की फंड ट्रस्ट बना दी गई है कि अगर
वो स्ट्रीट वेंडर उस SBI की उस ब्रांच के पैसे वापस नहीं करेगा तो उस ब्रांच को जितना नुकसान होगा वो CGTMSE के द्वारा उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से SBI इस चीज़ को मैनेज करेगी कि जितनी भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनको क्रेडिट गारंटी मिले अपने PM स्वनिधि लोन्स के अंदर, किसके द्वारा? CGTMSE के द्वारा। ठीक है, जो SIDBI है वो IT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करवाएगी इसका। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन, वर्क्स फ्लोज, जितने एंड टू एंड सॉल्यूशंस हैं सबको देखेगी। एक पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया जाएगा इसके रिलेटेड। ठीक है, SIDBI will leverage the network of lending institutions like scheduled commercial banks, non-banking finance companies, microfinancial institutions, cooperative banks, small finance banks, RRBs etc. for scheme implementation. स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, इस स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स तो करेंगे ही, मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं वो तो करेंगे ही, साथ में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और RRB सभी इस स्कीम में इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, ये महुआ के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है, 1 जून को लॉन्च की गई है। इसमें क्या है, वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, ताकि जो उनकी लाइवलीहुड्स इफेक्ट हुई हैं कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण, उनको वो दोबारा से अपने रिज्यूम कर सके लाइवलीहुड्स को। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि 50 लाख तक स्ट्रीट वेंडर्स को इसके अंडर कवर किया जाएगा। उनको 10,000 तक का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने फ्रूट्स वगैरह सब्जियां कुछ खरीद सकें जिनको वो आगे बेच सकें। 10,000 तक का लोन मिलेगा जिसको उन्होंने 1 साल में वापस करना है। अगर वो टाइम पे अपने लोन की रीपेमेंट करते हैं या अर्ली रीपेमेंट कर देते हैं तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगा, 7% तक उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी। अगर कोई पर्सन अपने लोन की रीपेमेंट टाइम से पहले करना चाहता है तो उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं है। अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करना चाहता है, किसी भी डिजिटल तरीके से अपने लोन की रीपेमेंट करता है तो उसको कैश बैक भी आएगा। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, आत्मनिर्भर भारत की बात तो हो ही रही है, साथ के साथ डिजिटल इंडिया को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, मतलब डिजिटल इंडिया को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स भी जो भीम ऐप या पेटीएम इन सबको यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं लोन की रीपेमेंट के लिए तो उन्हें कैशबैक्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन टाइम पे अपना लोन वापस करता है, जो ये वर्किंग कैपिटल लोन है अप टू 10,000 रुपीज़ का, तो उसको जो क्रेडिट दिया जा रहा है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, इसमें ये है स्टूडेंट्स के 108 सिटीज को लॉन्च किया गया है जिसमें ये सितंबर 2020 तक स्कीम इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी और लोन डिस्पर्सल जो है वो जुलाई से ही शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ इज, जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा, उनका ये कहना था कि जो सिकल सेल डिसीज है और उसको कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में जो इंडिया की ट्राइबल और रूरल एरियाज हैं उनमें अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें फिक्की के द्वारा एक वेबिनार अरेंज किया गया था, नेशनल सिकल सेल कॉन्क्लेव। ठीक है, वर्ल्ड सिकल सेल डे को ये मनाने के लिए, तो उसमें श्री मुंडा का ये कहना था कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एड्रेस एंड फाइंड ए सोल्यूशन टू डील विद सिकल सेल डिसीज इन इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है सिकल सेल डिसीज? एक तरह की जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। तो उसमें क्या है, इंडिया की जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें सिकल सेल डिसीज बहुत पाई जाती है। ठीक है, तो इस वेबिनार को कंडक्ट करवाने का मतलब यही था कि किसी भी तरीके से जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें इसके बारे में जानकारी दी जाए, अवेयरनेस जनरेट की जाए। ठीक है, श्री मुंडा का ये कहना था कि गवर्नमेंट के द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करेगा इस अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए, और रियल टाइम डाटा सिकल सेल के रिलेटेड रियल टाइम डाटा उस पोर्टल में हम पा सकते हैं और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी देगा वो। ठीक है,
portal will have a real-time data through a dashboard along with registration facility, information about the disease and various government initiatives undertaken. कि अभी सिकल सेल के कितने पेशेंट्स हैं, रियल टाइम डाटा मिलेगा, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव मिलेंगे और बाकी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके रिलेटेड. Ministry has also initiated action research project under which yoga dependent lifestyle should be promoted to reduce the complications in the patients suffering from this disease. तो जो पेशेंट्स इस डिसीज से सफ़र कर रहे हैं वो योगा डिपेंडेंट लाइफस्टाइल से अपने आप को किस तरीके से अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं, उसके लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री ने एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है. ठीक है. जो सिकल सेल डिसीज है वो है वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स हैं. ठीक है. और ये इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत पाया जाता है. ठीक है. और कई जो स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है उसमें सिकल सेल के कारण हेल्थ बर्डन बहुत बढ़ जाता है. ठीक है. स्टूडेंट्स, ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें कई तरीके की इंटरवेंशंस के द्वारा सिकल सेल डिसीज़ की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को बहुत कम कर दिया गया है, लेकिन इंडिया के ट्राइबल रीजन्स में अभी भी सिकल सेल की प्रेवलेंस जो है वो कम नहीं हो पाई है. ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं कि सिकल सेल डिसीज़ क्या होती है. स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, इस शेप में होता है. ठीक है. जब किसी पर्सन को सिकल सेल डिसीज हो जाती है तो उसका जो रेड ब्लड सेल है आरबीसी है उसकी शेप सिकल की तरह हो जाती है, इस तरह की शेप हो जाती है. ठीक है. और ये इसका कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, ये बंदे की ये जेनेटिक डिसीज है, इनहेरिट करता है पर्सन इस डिसीज को. तो इस तरह की शेप हो जाने से क्या हो जाता है कि जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है आरबीसीज में उसको ये इफेक्ट करता है. ठीक है. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि सिकल सेल डिसीज में क्या होता है कि जो आरबीसीज में पाया जाता है ना हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो हमारा हीमोग्लोबिन, उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं. ठीक है. जो सिकल सेल डिसीज है किसी पर्सन में वो 5 से 6 महीने की उम्र से ही शुरू हो जाता है. ठीक है. इसमें क्या हो सकता है, इसमें यहाँ तो पर्सन को पेन हो सकती है कई बार क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की शेप ही चेंज हो गई, हीमोग्लोबिन में एबनॉर्मेलिटी आ गई तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो अनीमिया आ जाता है. ठीक है. या हाथ और पाँव में स्वेलिंग हो जाती है. तो इसके कारण और भी है स्टूडेंट्स, इसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अलग से हो जाती हैं पर्सन को. ठीक है. सिकल सेल डिसीज वाले पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बाकी लोगों से कम होती है. देखिए डेवलप्ड कंट्रीज में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी सिर्फ 40 to 60 ईयर्स ही है. ठीक है. सिकल सेल डिसीज अब होती है व्हेन ए पर्सन इनहेरिट्स 2 abnormal कॉपीज ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन दैट मेक्स हीमोग्लोबिन. ये हमारा बीटा ग्लोबिन करके एक जीन होता है जो कि हीमोग्लोबिन को बनाता है. ठीक है. अगर कोई पर्सन ऐसा है कि वो अपने दोनों पेरेंट्स से ही अब नॉर्मल बीटा ग्लोबिन जीन इनहेरिट करे, जैसे ये फादर है, ये मदर है, ये ऑफस्प्रिंग है. अगर फादर का भी बीटा ग्लोबिन जीन अब नॉर्मल है और मदर का भी बीटा ग्लोबिन जीन अब नॉर्मल है. ठीक है. और इसने दोनों से क्या किया, दोनों से अब नॉर्मल जीन इनहेरिट किया, तब इस पर्सन को सिकल सेल डिसीज हो जाएगी. ठीक है. अगर क्या होता इस पर्सन के फादर को, लेटर सपोज फादर को का बीटा ग्लोबिन जीन जो है वो अब नॉर्मल होता लेकिन मदर का अब नॉर्मल ना होता जिसको इसने इनहेरिट किया था, तो तब इस केस में ऑफस्प्रिंग में सिकल सेल ट्रेट बोला जाता है कि उसका जो बीटा ग्लोबिन जीन्स है उसके एक पेरेंट से ही अब नॉर्मल उसने इनहेरिट किया है, दूसरे पेरेंट का ठीक था. तो उस केस में उस ऑफस्प्रिंग को खुद सिकल सेल डिसीज नहीं होगी, लेकिन उसके अलग उसके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को, अगर उसका जो स्पाउस है उसको भी ये प्रॉब्लम हुई तो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को हो सकती है. इस केस में हम उनको बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट. अगर हमने सिकल सेल डिसीज के जो पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए वैक्सीनेशन है स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स हैं, फिर उनको फ्लूइड इनटेक अपनी इंक्रीज करनी पड़ती है
उनके लिए, क्योंकि उनमें एनीमिया के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन दी जाती है, पेन रिलेटेड मेडिकेशन दी जाती है, कुछ केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ठीक है। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या था स्टूडेंट्स के 2015 में सिकल सेल डिजीज वाले लोग 4.4 मिलियन तक थे कि जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स से नॉर्मल जीन्स को इनहेरिट किया, और सिकल सेल ट्रेट वाले जो पॉपुलेशन थी वो थी 43 मिलियन, ठीक है, कि जिन्होंने एक पेरेंट से नॉर्मल जीन इनहेरिट किया लेकिन दूसरे पेरेंट का जीन ठीक था, लेकिन वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में इस चीज को ट्रांसमिट जरूर कर सकते हैं, वो 43 मिलियन है, ठीक है। 80% of such cases are found in sub-Saharan Africa. It also occurs in relatively high frequency in parts of India, Arabian Peninsula, and among the people of African origin living in other parts of the world. ठीक है, 2015 में इससे 1,14,800 डेथ्स हुई थी. This was all for today, students. Thank you.